सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, क्या बताओ, मैराथन। आज से मैराथन स्टार्ट होने वाला है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मैराथन होने वाला है। आप लोगों का सिर्फ एक ही काम है कि आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहे हमारे साथ एंड हम लोग इस मैराथन को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मैराथन बनाने वाले हैं। जो भी बच्चा ये मैराथन स्टार्ट कर रहा है, प्रॉमिस करो अपने आप से कि ये मैराथन एंड तुम करोगे ही करोगे। गॉट इट। इससे क्या होगा, इससे मैं तुमको एक प्रॉमिस करता हूँ कि तुम एग्जामिनेशन में बहुत ब्यूटीफुली फुल कॉन्फिडेंस से जाके एग्जामिनेशन दे पाओगे। और जितना ज़्यादा तुम डेडिकेशन इस मैराथन में लगाओगे, इस मैराथन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा कैपेबिलिटी बढ़ेगा कि तुम एग्जामिनेशन में कोई डाउट नहीं आएगा, तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगा और बहुत अच्छे से तुम्हारा एग्जामिनेशन निकल जाएगा। अंडरस्टूड। इस मैराथन में हम लोग क्या करने वाले, मैराथन स्टार्ट हो रहा है JIGL के एक सब्जेक्ट के साथ, जहाँ पे हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करने वाले सोर्सेस ऑफ लॉ। लेकिन सबसे पहले मैराथन स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से धुंधला कर दे। ठीक है, मतलब इसको बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन करे एंड देखे कि ये सब्जेक्ट है क्या, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड कौन से चैप्टर्स के ज़्यादा वेटेज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझको पूछते कि सर JIGL का वेटेज बता दो। अब JIGL का वेटेज बताने के लिए आपको एक चीज़ बताना पड़ेगा कि JIGL में कोई फिक्स्ड वेटेज नहीं रहता। हाँ, 2-3-4 चैप्टर्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि हर बार उसी चैप्टर्स में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि JIGL एक ऐसा सब्जेक्ट है जो चैप्टर आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि इस चैप्टर में से कभी क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, लेकिन उस चैप्टर में से क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले जो हम लोग करने वाले वो है JIGL का चैप्टर 1। उससे पहले हम लोग एक बार पेपर एनालिसिस करेंगे। ये पेपर एनालिसिस मैंने बहुत डेडिकेशन से बनाया है, बहुत मेहनत करके बनाया है मैंने और मेरी टीम ने। अब जो पिछले 3 टर्म का जो पेपर है ना, वो हम लोग एनालिसिस करेंगे JIGL का, कि क्वेश्चंस पूछा क्या जाता है। सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कभी प्रीवियस टर्म के पेपर खोलते नहीं, उनको पता ही नहीं करना है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कैसे आ रहा है, कौन से टॉपिक में से आ रहा है, कौन से चैप्टर में से आ रहा है। उनको ये सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क पड़ता है कि मेरे को चैप्टर कंप्लीट करना है, मेरे को एग्जामिनेशन में जाके एग्जामिनेशन देना है। ऐसे बेटा प्रोफेशनल वाला पढ़ाई नहीं हो पाता है। प्रोफेशनल वाला पढ़ाई के लिए यू हैव टू एनालाइज द पेपर कि प्रीवियस टर्म के पेपर्स में क्या पूछा गया है, तब जाके तुम इस बार प्रिडिक्ट करिए, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके बैठ पाओगे एग्जामिनेशन के लिए। मैंने पिछले 3 टर्म का पेपर एनालिसिस किया है। जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, ये पेपर्स वगैरह सब कुछ मटेरियल जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, वहाँ पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ कराने वाला हूँ। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पेपर एनालिसिस में। आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो पेपर है ये है जून 2024 का, सबसे पहले प्रीवियस टर्म का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चंस है, जैसे कि A, B, C, D, ये कौन से चैप्टर में से पूछा गया है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। गॉट इट। और यहाँ से आपको मिल जाएगा कि कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन जो है कौन से चैप्टर में से आया है। और थोड़ा और ब्रीफली अगर देखा जाए तो मैंने ये भी ड्राफ्ट करके रखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में से कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए। गॉट इट। तो ये भी आप देख पाओगे। मेरा काम का चीज़ जो है वो है ये वाला चार्ट। इस वाले चार्ट में से मेरे को पता लगेगा कि कौन से चैप्टर में से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो टोटल मार्क्स जो पूछा गया है प्रीवियस टर्म के पेपर में सोर्सेज ऑफ लॉ से, वो है 17 मार्क्स। अंडरस्टूड। ये है जून 2024 का क्वेश्चन पेपर। 17 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन आया है। कैसे आया है 17 मार्क्स, अगर आप मुझसे पूछो तो 6A का एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है। ठीक है, उसके बाद 6 में एक क्वेश्चन ये है, यहाँ पे आया है। फिर आपका जो आया है, फिर आपका ये देखो सोर्सेज ऑफ लॉ, एक क्वेश्चन यहाँ पे आया, एक क्वेश्चन यहाँ पे आया। गॉट इट। तो टोटल कैलकुलेट करोगे तो 17 मार्क्स निकलने वाला है। अब ये ऑप्शन में कुछ क्वेश्चंस गिर जाते हैं, जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन है। वो फर्क नहीं पड़ता कि ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, आप कौन सा ऑप्शन चूज करने वाले हो ये भी तुमको पता नहीं है। हमें ये ध्यान में रखना है कि कौन से चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली। ठीक है, ऑन एन एवरेज। तो देखा जाए तो सोर्सेस ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो आर्बिट्रेशन, ये 3 चैप्टर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कुछ है वो है जनरल क्लॉजेस एक्ट। लीस्ट वाले को मैं ग्रीन ब्लू से मैं मार्क कर देता हूँ, जैसे कि ये जनरल क्लॉजेस एक्ट। फिर आपका ये मैं कह नहीं सकता कि सिविल प्रोसीजर कोड बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार सिविल प्रोसीजर कोड में से बहुत कुछ आया है।
गॉट इट। फिर ये है कंपनीज एक्ट नहीं है, ये स्पेशल कोर्ट है। क्या बताओ? स्पेशल कोर्ट है। गॉट इट। स्पेशल कोर्ट थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वैसे एक दो चैप्टर्स है जो बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी है। अब एक चीज बताओ, अगर आप सिर्फ एक पेपर को एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, क्या ये आपका जो एस्टिमेशन है वो करेक्ट निकलेगा? नहीं। तो इसलिए हम लोग नीचे वाले पेपर्स को भी देखने वाले। ठीक है, ये रहेगा आपका दिसंबर 2023 JIGL का एनालिसिस। ठीक है, सीधा हम लोग जाएंगे ये वाले चार्ट में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर्बिट्रेशन कंसिस्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आर्बिट्रेशन से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑलवेज कंसिस्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देखो कंसिस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में सोर्सेस ऑफ लॉ, ये भी थोड़ा कंसिस्टेंट है कि क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं। अंडरस्टूड? चैप्टर्स आपको दिख रहा है कि कौन से चैप्टर्स में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर्स आप तो कभी ज़िंदगी में स्किप नहीं कर सकते, आपको करना ही है ये चैप्टर्स। गॉट इट? उसके बाद जो आपको करना है, देखो अगर मैं जून का देखूं तो जून में कभी एनालिसिस देखेंगे हम लोग। जून के एनालिसिस में अपने को पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में थोड़े मार्क्स कम हो चुके हैं, 9 मार्क्स। आर्बिट्रेशन कंसिस्टेंट है, और यहाँ पे एविडेंस एक्ट भी इमर्जिंग है, इमर्जिंग चैप्टर है। इंडियन पेनल कोड देखो, मैंने बताया था पेनल कोड अचानक अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कंसिस्टेंट है। फिर सोर्सेज ऑफ लॉ में थोड़े कम क्वेश्चंस पूछे गए, ये बहुत पास्ट गए हैं, ये जून 2023 का है। अंडरस्टूड? जून 2023 का है। तो रिसेंटली अगर मैं देखो जून 2023 रिसेंट जो प्रीवियसली 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 टर्म जो निकला है, उसमें से जो मेजर क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं आपके आर्बिट्रेशन से, कॉन्स्टिट्यूशन से, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से एंड ऑब्वियसली सोर्सेज ऑफ लॉ से। यहाँ से मेजर क्वेश्चंस आए हैं। मैं एक चीज़ फिर से बताना चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट को कि आपको ये बेस लेकर चलना है, आपको ये बेस लेकर चलना है कि ये सारे जो चैप्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स को मेरे को करके जाना है डेफिनेटली, वरना बहुत मार्क्स कटने वाला है मेरा अगर मैं चैप्टर्स को ना करके जाऊँ। जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देखेगा, इस मैराथन से आपके सारे चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे, आपको डाउट नहीं रहने वाला, ये मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, एवरीडे एट 9 AM हमारा मैराथन स्टार्ट होगा JIGL का। लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि ये पूरा मैराथन जो है वो कंप्लीट होकर नक्की हो जाए। अंडरस्टूड? अब और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये मैंडेटरी नहीं है कि हर बार सेम पैटर्न में क्वेश्चन आए। ठीक है, मतलब सेम चैप्टर्स जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चंस लेकर आए, ये मैंडेटरी नहीं है। मैं फिर से बता दूं, इन केस की इस बार ICSI ने अगर कुछ गलत हरकत की तो इसलिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मली फिर भी हम लोग इसको बेस लेकर चलेंगे कि ये चैप्टर्स तो आप छोड़ के नहीं जा सकते डेफिनेटली। ठीक है, अच्छा, इस मैराथन के बाद वैसे भी आपको सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से आने शुरू हो जाएंगे। आज का जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं वो है सोर्सेस ऑफ लॉ। क्या बताओ? सोर्सेस ऑफ लॉ, सोर्सेस ऑफ लॉ करने वाला। बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, सारे नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं सोर्सेस ऑफ लॉ। अच्छा, सोर्सेस ऑफ लॉ स्टार्ट करने से पहले आप मुझको ये बताओ कि सोर्सेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? सोर्सेस ऑफ लॉ का मतलब होता है कि ये जो लॉ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इस लॉ का सोर्स क्या है, कि कहाँ से ये लॉ बना है। हम लोग जब लॉ के बारे में बात करते हैं कि वे कहाँ से आया है, वेयर, इसका बैकग्राउंड क्या है वो बताओ। तो सोर्सेस ऑफ लॉ एक ऐसा चैप्टर है जो हमको लॉ का बैकग्राउंड बताता है। ठीक है, नॉर्मली ये जो चैप्टर यहाँ पे लिखा गया है, इस चैप्टर में से कुछ चुनिंदे क्वेश्चंस है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ ऐसे महावीर लोग हैं जिन्होंने लॉ के बारे में कुछ टिप्पणी जो है वो बता के गए हैं। अब वो उन लोगों ने जो भी टिप्पणी बता के गए हैं कि लॉ ऐसा है, लॉ वैसा है, उसी के बारे में क्वेश्चन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये जो है आपके ये ऑस्टिन कमांड थ्योरी ऑफ लॉ, रॉस्को पाउंड थ्योरी ऑफ लॉ, सलमॉन, हैंस कैल्सन, ये वाले जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है।
ये तो था एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। लेकिन पूरा चैप्टर हम लोग करेंगे अच्छे से। लॉ के बारे में आपको समझना है कि लॉ जो है उसका सोर्स क्या है, वो अपने को पता चलता है इस चैप्टर में से। सबसे पहला टॉपिक है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब समझेंगे हम लोग। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? ज्यूरिस जिसका मतलब होता है लॉ, एंड प्रूडेंस जिसका मतलब होता है नॉलेज। लॉ नॉलेज, लॉ नॉलेज, अंडरस्टूड? लॉ नॉलेज। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ लॉ, ठीक है। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लॉ। तो ये आपको याद रखना है, ये एक साइंस है लॉ का। नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ इंडियन लॉ हम लोग देखेंगे। सोर्सेस ऑफ इंडियन लॉ का मतलब होता है कि जो इंडिया में एक्ट है, इंडिया में लॉज बनते हैं, इंडिया में एक्ट बनते हैं, इंडिया में जो कुछ भी लॉ आपको देखने को मिलता है वो कहाँ से आता है, ठीक है। बेसिकली कहाँ से आता है? तो एक प्रकार का कैटेगरी है कस्टम और कस्टमरी लॉ। एक कैटेगरी क्या है बताओ? कस्टम और कस्टमरी लॉ। कस्टम और कस्टमरी लॉ ये एक पुराना ऐतिहासिक लॉ है जो कि हिस्टोरिक लॉ है। जो पहले, कस्टम का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने जो पहले हमारे नियम कानून, मतलब हम लोग हमारे एंसेस्टर्स ने बना कर गए हैं, वो नियम कानून हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वो बन जाता है कस्टम, वो बन जाता है एक नियम। अंडरस्टूड? हर जगह का अलग अलग कस्टम होता है, अंडरस्टूड? तो कस्टम एक पर्टिकुलर एरिया में सेम नहीं रहता, हर एक जियोग्राफी के हिसाब से भी कस्टम चेंज होता है, लेकिन फिर भी ये एक प्रकार का सोर्स ऑफ लॉ है, अंडरस्टूड? कस्टम जो है ये दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है कस्टम विद सैंक्शन, दूसरा होता है कस्टम विदाउट सैंक्शन। बताओ क्या? एक होता है कस्टम विद सैंक्शन, दूसरा होता है कस्टम विदाउट सैंक्शन। ये एग्जामिनेशन में पूछा गया बार बार, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। कस्टम विद सैंक्शन का मतलब होता है कि विद सैंक्शन का मतलब, सैंक्शन का मतलब होता है पनिशमेंट लगाना। कस्टम जिसके साथ पनिशमेंट है, इसका मतलब ये है कि एक प्रकार का कंपलसरी लॉ है जिसको अगर तुम फॉलो नहीं करोगे उसके पीछे पीछे सैंक्शन आ जाएगा, उसके पीछे पीछे पनिशमेंट आ जाएगा। तो इट इज अ कंपलसरी लॉ वायोलेशन ऑफ विच विल लीड टू प्रोसिक्यूशन। अगर उसको तुम वायोलेट किए तो वहां पे तुम्हारा प्रोसिक्यूशन लग जाएगा, वहां पे तुम्हारा क्या बताओ, प्रोसिक्यूशन लग जाएगा। दूसरा है कस्टम विदाउट सैंक्शन। विदाउट सैंक्शन का मतलब क्या होता है कि कस्टम है, नियम है, लेकिन फॉलो ना करो तब भी चलेगा, जिसलिए हम लोग इसको कहते हैं कस्टम विदाउट सैंक्शन। इट इज अ नॉन ऑब्लिगेटरी लॉ विच इज फॉलोड ड्यू टू पब्लिक प्रेशर। सिर्फ पब्लिक प्रेशर बनने के कारण हम लोग फॉलो करते हैं इस चीज को। वायोलेशन ऑफ विच विल लीड टू नो प्रोसिक्यूशन। अगर ये वायोलेट कर दोगे तो प्रोसिक्यूशन नहीं होगा तुम्हारे ऊपर। क्या बताओ? ये वायोलेट अगर कर दोगे तो प्रोसिक्यूशन तुम्हारे ऊपर नहीं होने वाला। ये होता है कस्टम विदाउट सैंक्शन। कुछ कस्टम्स ऐसे होते हैं जो कि सैंक्शन नहीं लगता अगर तुम उसको फॉलो नहीं करोगे, और कुछ कस्टम्स ऐसे होते हैं जो तुम फॉलो नहीं किए तो तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लग जाएगा। सैंक्शन का मतलब ये होता है कि पनिशमेंट, ठीक है। कस्टम के पीछे पनिशमेंट लगा हुआ है, तो अगर फॉलो करोगे तो पनिशमेंट नहीं मिलेगा, फॉलो नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, इन केस ऑफ कस्टम विद सैंक्शन। एंड कस्टम विदाउट सैंक्शन में फॉलो ना करो तब भी चलता है। अब ये जो कस्टम विद सैंक्शन है ना, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, क्योंकि कस्टम विदाउट सैंक्शन में कुछ है नहीं ज़्यादा पढ़ने लायक। कस्टम विद सैंक्शन में इसका डिवीजन है। इसमें दो प्रकार के डिविजन्स है, एक है लीगल कस्टम और दूसरा है कन्वेंशनल कस्टम। एक है लीगल कस्टम, दूसरा है कन्वेंशनल कस्टम। कन्वेंशनल कस्टम को हम लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते, क्योंकि डेडिकेटेड शॉर्ट नोट्स जो है एग्जामिनेशन में पूछा गया है फॉर कन्वेंशनल कस्टम्स। कन्वेंशनल कस्टम्स का मतलब क्या होता है? दिस टाइप्स ऑफ लॉ आर नॉट क्रिएटेड बाय एनी ऑथोरिटी, स्टैट्यूट, रेदर क्रिएटेड आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। क्रिएटेड आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस बिटवीन टू पार्टीज कह सकते हो, टू और मोर पार्टीज कह सकते हो। इसका मतलब क्या होता है कि दो बंदों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दो बंदों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब ये दो बंदा हो सकता है या फिर टू और मोर पर्सन्स भी हो सकते हैं, जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसके कारण आपके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस आए। ऑब्लिगेशंस मतलब आपके ऊपर ड्यूटीज। तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया मतलब तुमने प्रॉमिस किया कि तुम कुछ चीज जो है वो फॉलो करोगे, है ना। तुम्हारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगता है, तुम्हारे ऊपर एक ड्यूटी लग जाता है, गॉट इट। तुम्हारे ऊपर एक ड्यूटी लग जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है कन्वेंशनल कस्टम। दिस टाइप्स ऑफ लॉ आर नॉट क्रिएटेड बाय एनी ऑथोरिटी, रेदर
क्रिएटेड आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो तुम्हारे ऊपर जो ये ड्यूटी बन जाता है यही तुम्हारा लॉ बन जाता है कि तुमको ये फॉलो करना होगा क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया है। ठीक है, तुमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसके कारण तुम्हारे ऊपर कुछ लाइबिलिटीज आ जाता है कि तुमको ये चीज़ फॉलो करना है, तुमको ये चीज़ कंप्लीट करना है, तुमको ये चीज़ एग्जीक्यूट करना है। इसलिए हम लोग, ये तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हो गया, तुम्हारे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया तुमने इसलिए तुम्हारे ऊपर ये ऑब्लिगेशंस है, इसलिए तुम्हारे ऊपर ये ड्यूटी है। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल कस्टम्स, जो कि क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ, क्या बताओ ना, क्रिएट होता है ऑफ द रिजल्ट ऑफ व्हाट, रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो जिसके रिजल्ट से इस प्रकार का कस्टम फॉर्म होता है। अंडरस्टूड, गॉट इट। तो ये एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, इसको तुम लिख दिए तो आपको अच्छा खासा मार्क्स मिलने वाला है। इसको थोड़ा बना के ब्रॉडर टर्म में लिखना है। These types of law are not created by any authority, rather, ठीक है, authority statute rather created out of contractual obligation। दो पार्टीज के बीच में या फिर दो और मोर पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके कारण तुम्हारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगता है, उसी से ये लॉ फॉर्म होता है क्योंकि तुमको ये फॉलो करना है। अच्छा, एक चीज़ समझो, जीआईजी में बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मेरे को लिखना कैसे है। तो मैं एक पेपर जो है शेयर करूँगा, मेरी स्टूडेंट है नेहा प्रजापति, उनके पेपर जो है मैं आपको शेयर करूंगा। उन्होंने जिस प्रकार से लिखा है आपको देखना है। और बेसिकली यहाँ पे आपको मैं अगर बताऊं कि क्या किस प्रकार से लिखना है, तो सिंपल चीज़ है, आपका फॉर्मेट, आंसर फॉर्मेट बहुत सुंदर होना चाहिए। आपका जो क्लैरिटी है आंसर्स में बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए। कोई दिक्कत ना आए कि देख के पता लग जाए कि आपने क्या लिखा है। एंड आपको एग्जैक्टली बुक में जो लिखा है वो एकदम नहीं लिखना है। JIGL में आप बना के लिख सकते हो, सिर्फ आपको टॉपिक समझना है कि ये क्या है ये चीज़ें। अंडरस्टूड, गॉट इट। अच्छा, लीगल कस्टम, कन्वेंशनल कस्टम। कन्वेंशनल कस्टम खत्म हो चुका है। लीगल कस्टम में और दो प्रकार के डिविजन्स है जो कि है लोकल एंड जनरल। ठीक है, जनरल का मतलब होता है वो लॉ जो कि फॉलो होता है बाय द एंटायर कंट्री फॉलो करता है, वो है जनरल लॉ। दूसरा लोकल लॉ। लोकल लॉ भी डिवाइडेड है इनटू जियोग्राफिकल एंड पर्सनल। जियोग्राफिकल लॉ जैसे कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफी में ये लॉ लागू है। लॉ फॉलोड इन अ पर्टिकुलर एरिया, लॉ फॉलोड इन अ पर्टिकुलर एरिया। अंडरस्टूड, हर एक जगह का हर एक अपना अपना लॉ होता है। ठीक, असम में आ जाओगे तो बहुत सारे ऐसे लॉस है जो आपने कभी देखा ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है। अंडरस्टूड, गॉट इट। तो हर एक पर्टिकुलर जियोग्राफी में हर एक गवर्नमेंट ने हर एक प्रकार का लॉ नियम अलग अलग प्रकार के बना के रखे हैं, तो आपको वो फॉलो करना होता है। अंडरस्टूड, ये है जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, जियोग्राफी के हिसाब से। पर्सनल लॉ जो होता है ये होता है फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल। ठीक है, एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर, बताओ ना क्या, क्लास ऑफ पीपल, पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल। गॉट इट। जैसे कि सर एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल, जैसे कि आपके दो प्रकार के लॉ हो सकते हैं, एक हिंदू लॉ, एक मोहम्मदन लॉ। हिंदू लॉ हिंदूज फॉलो करेंगे एंड मोहम्मदन लॉ जो है वो मुस्लिम्स फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल के ऊपर लागू होता है। गॉट इट। ये है पर्सनल लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं पर्सनल लॉ। तो ये आपको समझ में आ रहा है। ये जो कस्टम विद सैंक्शंस है ये डिवाइड हो जाते हैं दो प्रकार से, एक है लीगल कस्टम, दूसरा है कन्वेंशनल कस्टम। एग्जामिनेशन में हर बार यही पूछा गया है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेने, कन्वेंशनल कस्टम्स। उसके अलावा लीगल कस्टम्स में डिविजन्स हैं, लोकल एंड जनरल। जनरल का मतलब होता है जो एंटायर कंट्री में फॉलो होता है। लोकल जो है बस वो भी डिवाइड हो जाता है जियोग्राफिकल एंड पर्सनल लॉ में। नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं वो है जुडिशियल डिसीजंस एंड प्रेसिडेंस। ठीक है, जुडिशियल डिसीजंस एंड प्रेसिडेंस बहुत अच्छे से देखना, एग्जामिनेशन में बहुत हॉट टॉपिक है ये। जुडिशियल डिसीजंस एंड प्रेसिडेंस हम लोग समझेंगे। जुडिशियल डिसीजंस मतलब, बताओ ना क्या, जुडिशियल डिसीजंस मतलब जुडिशरी ने जो डिसीजन लिया है। प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है, पास्ट जुडिशियल डिसीजंस जो पहले हम लोगों ने लेकर रखे हैं। ठीक है, पहले ये डिसीजन सुनाया गया है, उसको हम लोग फॉलो करके आगे का जजमेंट देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट का जजमेंट दे, वो है प्रेसिडेंट्स। जुडिशियल डिसीजंस मतलब वही जुडिशरी जो डिसीजन सुनाता है। अब जुडिशियल डिसीजंस में पकड़ लो, आपका हाई कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है ना। हाई कोर्ट जो डिसीजन सुनाया जाता है वो उसके नीचे जितने भी कोर्ट्स है उसके ऊपर लागू हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन सुनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, वो पूरे कंट्री में लागू हो जाता है, हर कोर्ट में। गॉट इट।
तो हाई कोर्ट में भी डिसीजन सुनाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में भी डिसीजन सुनाया जाता है। अब ये जो प्रेसिडेंट्स है ये अलग अलग प्रकार के हो सकता है, जैसे कि डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट, ओरिजिनल प्रेसिडेंट, परसुएसिव प्रेसिडेंट, एब्सोल्यूट ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट एंड कंडीशनल ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट। ये जो है ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया, एक एक करके देखेंगे, बहुत ब्यूटीफुली देखेंगे। डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट, सबसे पहले डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि प्रेजेंटली ये जो लॉ है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। एप्लीकेशन ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ, नो न्यू लॉ इज ऑब्जर्व्ड। तो डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट में ऑलरेडी जो लॉ डिक्लेयर हो चुका है उसी को हम लोग लेकर हम लोग प्रेजेंट जो सिचुएशंस है, प्रेजेंट जो केसेस है उसके ऊपर हम लोग उसको एप्लीकेबल कर देते हैं, ठीक है, जो पहले डिक्लेयर किया गया है लॉ। अच्छा, ये जो नेक्स्ट है वो है ओरिजिनल प्रेसिडेंट। ओके, क्या देखने वाले हम लोग? ओरिजिनल प्रेसिडेंट। ओरिजिनल प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है कि जजमेंट पास्ड बाय जजेस ऑन मैटर्स ऑन विच देयर वेयर नो लॉ। मतलब पहले कभी लॉ था ही नहीं इन सारे मैटर्स में, ये एक नया मैटर है जो नया नया आया है। पहले कभी इस मैटर के बारे में सुना ही नहीं गया, ऐसे कोई सिमिलर मैटर्स कोर्ट में आए नहीं, ये फर्स्ट टाइम है जो इस प्रकार के मैटर्स कोर्ट में आ रहे हैं। तो यहाँ पर ओरिजिनल जजमेंट सुनाया जाता है, और जैसे ये ओरिजिनल जजमेंट सुनाया जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो क्या हो जाएगा? वो फिर प्रेसिडेंट बन जाएगा, वो फिर लागू हो जाएगा। बाकी सारे अपकमिंग डेज में जितने भी ऐसे केसेस आएंगे, इस सुप्रीम कोर्ट का जो केस है इसका एग्जाम्पल लेके हम लोग जजमेंट सुनाएंगे। अंडरस्टूड ना? ये ओरिजिनल प्रेसिडेंट है जहाँ पे ओरिजिनली जजेस जो है नया लॉ बनाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल एक मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल है एक केस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ, ये एग्जामिनेशन में बहुत बार आया है। केस लॉ नहीं आया है लेकिन प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है, ओरिजिनल प्रेसिडेंट, तो वहां पर ये केस लॉ जो है वो डाल सकते हो, बहुत अच्छा खासा मार्क्स मिलने वाला है। देखो, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स 2018 में आया था। अच्छा, ये जो केस था ये केस था सबरीमाला टेम्पल से लेकर, क्या बताओ? सबरीमाला टेम्पल। गॉट इट? ये केस करेक्ट। तो ये केस था सबरीमाला टेम्पल से रिलेटेड। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये टेम्पल देखो, ठीक है, याद आ रहा है, ये केरला का एक टेम्पल है सबरीमाला टेम्पल। कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था यहाँ पर। हुआ क्या था कि यहाँ पे एक रिचुअल है कि जितने भी फीमेल्स हैं जिनका एज ग्रुप 10 से जिनका एज ग्रुप बताओ ना 10 से 50 ईयर्स के अंदर है, ठीक है, इनके भीतर है, इनको अलाउड नहीं है टेम्पल प्रीमाइसेस में, ठीक है, नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि यही वो ग्रुप है जिनका मेंस्ट्रुएशन होता है। अंडरस्टूड? तो ये था केस। एक बार केस देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि ये टेम्पल जो है ये वैसे तो 12th सेंचुरी का टेम्पल है। ये रिचुअल फॉलो होता आ रहा है फ्रॉम 12th सेंचुरी। 21st सेंचुरी में आके बुद्धिजीवियों ने एक जजमेंट सुनाया, जिस जजमेंट में बताया गया कि ये जो मेंस्ट्रुएशन की एज के जो ग्रुप के जो वुमेन्स है जो अलाउड नहीं है, ये हम लोग चेंज करने वाले, ये हम लोग रूल्स चेंज कर देंगे, क्योंकि हम लोग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चलने वाले हैं। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है कि राइट टू रिलीजियस एक्टिविटी, तो वो आपको फॉलो करना ही है यहाँ पे, ठीक है। तो वुमेन्स के पास भी राइट है, उनको भी फॉलो करना है। अंडरस्टूड? अब देखो, एज लिमिट किया था 10 to 50 ईयर्स। गॉट इट? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या आया? जजमेंट में बहुत सारे जस्टिस है बैठते थे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठते हैं उनको हम लोग जस्टिस कहते हैं, राइट। तो पांच जजेस थे एक बेंच में, ठीक है। सबसे पहला जज था दीपक मिश्रा, नरीमन चंद्रचूड़, कनविलकर एंड इंदु मल्होत्रा। इनमें से जितने भी मेल जजेस हैं उन्होंने कहा कि हाँ जी ये गलत चीज़ है और इसको चेंज करना चाहिए, ठीक है। सिर्फ एक फीमेल जज थी वहाँ पर, और उनको पता था कि यार ये तो रिचुअल है और कुछ किसी मतलब कारणवश ये रिचुअल रखा होगा, है ना। क्योंकि देखो, हम 21st सेंचुरी में बैठ के 12th सेंचुरी का जो रिचुअल है उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। गॉट इट? और ये जो है काफ़ी हद तक, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में सोचे हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हाँ राइट वगैरह सब कुछ सही है, लेकिन कुछ रीजंस होते हैं, बायोलॉजिकली कुछ रीजंस होते हैं जिसके कारण फॉर आवर ओन सेफ्टी वी प्रिफर कि
नहीं जाना चाहिए इन जगहों पे एट अ पर्टिकुलर स्टेट और एट अ पर्टिकुलर टाइम। गॉट इट। लेकिन बेटा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके हिसाब से चलता है सारे जजेस। तो उनमें से सिर्फ एक ही फीमेल जज थी, इंदु मल्होत्रा। उन्होंने कहा कि इस रूल्स के साथ, इस नियम के साथ, इस कस्टम के साथ छेड़खानी ना किया जाए, इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि कुछ रीज़न होगा जिसके कारण ये आया है। बाकी जितने भी मेल जजेस थे उन्होंने कहा नहीं बेटा, हमको मेल डोमिनेंस जो है वो दिखाना है और हम दिखाएंगे और हम बताएंगे कि बेटा सबको अलाउड है, सब जाना है उनको, सब जो है मेल फीमेल सबको जाना है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है नहीं हो रहा है आप जा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये था सुप्रीम कोर्ट की जजेस का फैसला। अब सर आप क्या कहते हो सर, सही रहा जज ने सही किया? देखो मैं जो हूँ ना, मैं बहुत सारे ऐसे केसेस दिखा सकता हूँ आपको जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी सही फैसला नहीं दिया है एट पर्टिकुलर बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि ये तो था चलो वुमेन्स को अलाउड नहीं है। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे इंडियन टेम्पल्स है जहाँ पे मेंस अलाउड नहीं है। ठीक है, जहाँ पे मेंस अलाउड नहीं है, करेक्ट। सो कुछ ऐसे टेम्पल्स वेयर मेंस आर नॉट अलाउड, यहाँ पे लिखा है मैंने, सो दैट आपका क्लैरिटी हो कि चलो ये वुमेन्स ऑप्रेस्ड नहीं है, ये कुछ नियम कस्टम्स है जिसके कारण हम लोग अलाउ नहीं करते। अलाउ भी क्या है कि खुद की सेफ्टी के लिए है कि हाँ एट दिस पर्टिकुलर टाइम यू शुड नॉट एंटर और दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप यू शुड नॉट एंटर। वाई? बिकॉज यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो साइंस के बियॉन्ड है और लॉ के बियॉन्ड है। यू नो हमारे जो हिंदुइज्म है उसके जो रिचुअल्स है इट्स बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग और माई अंडरस्टैंडिंग अनटिल एंड अनलेस यू आर स्पिरिचुअली इनटू इट। बट हाँ लॉ के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से वी विल गिव जजमेंट। तो जजेस ने जजमेंट सुना है, जो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे कुछ टेम्पल्स हैं, अतकुल टेम्पल, कामाख्या टेम्पल एंड ब्रह्मा टेम्पल। कामाख्या टेम्पल तो वैसे मेल्स अलाउड है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम आता है, ठीक है, जहाँ पे गॉडेस कामाख्या यहाँ पर विराजमान रहती है। अमाबुची के समय, मेला के समय, अमाबुची मेला के समय जो है तब आती है। तब एक वो समय आता कि टेम्पल प्रीमाइस के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे मेंस अलाउड हो ही नहीं सकता। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ विमेंस अलाउड है। गॉट इट। तो ये असम में सिचुएटेड। और ब्रह्मा टेम्पल जो है ना, वो ऐसा माना जाता है कि एक राजस्थान में टेम्पल है कि मेंस जो मैरिड मेंस है, गॉट इट, जो मैरिड मेंस है उनको एडवाइस किया जाता है कि यू शुड नॉट विजिट दिस टेम्पल, मैरिड मेंस, एट अ पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड टाइम। गॉट इट, नॉट एवरी डे बट सर्टन ओकेशंस, ऑस्पिशियस डेज ऐसे हैं जहाँ पे यू शुड नॉट एंटर। गॉट इट। वाई यू शुड नॉट एंटर? इट्स एन एडवाइस। वाई यू शुड नॉट एंटर? इट सेज दैट इट ब्रिंग्स बैड लक टू यू। अब ये जो बैड लक है थिंकिंग, ये ऑब्वियसली किसी मतलब रिकरिंग चीज़ों की वजह से लोगों ने ऐसा डिटरमाइन किया कि हाँ ऐसा कुछ होता होगा। और तो ऐसे कुछ इंस्टेंसेस है। अतुकुल पोंगला फेस्टिवल जो होता है ना, वहाँ पे तो मेंस अलाउड ही नहीं, वो सिर्फ फीमेल्स के फेस्टिवल्स है। ये केरला में होता है। गॉट इट। अच्छा, ये 3 टेम्पल जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ये तो चलो रिकॉर्डेड टेम्पल्स है जो कि पब्लिक डोमेन में है। ऐसे इंडिया में हज़ारों टेम्पल्स है जहाँ पे आपको दिखेगा कि मेंस डिस्क्रिमिनेशन दिखेगा, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन है नहीं टुवर्ड्स एनी जेंडर, वो एक्चुअली मेंस के टुवर्ड्स डिस्क्रिमिनेशन ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ ऐसे पर्पस के लिए, ऐसे रीजंस के लिए बनाया गया है टेम्पल, और उसमें कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं जो बियॉन्ड योर कॉन्स्टिट्यूशन, बियॉन्ड योर लॉजिकल थिंकिंग है। अंडरस्टूड? सो दैट्स व्हाई सर्टन थिंग्स आई बिलीव कि वी शुड रिस्पेक्ट। ठीक है, जो जैसा है वैसा होना चाहिए। अंडरस्टूड? इन टर्म्स ऑफ टेम्पल्स एंड ऑल। बाकी तो चलो वुमेन्स राइट के लिए बेटा सबसे पहले मैं रहूँगा कि चलो हाँ चलो लड़ते, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा, ये हो गया ओरिजिनल वाला। फिर है परसुएसिव प्रेसिडेंट। परसुएसिव प्रेसिडेंट मतलब कि जजेस आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू फॉलो। मतलब क्या होता है कि मैं तुमको समझाता हूँ। परसुएसिव प्रेसिडेंट में क्या होता है कि ऑलरेडी एक बेंच ऑफ जज ने जजमेंट सुनाया, ऑलरेडी एक बेंच ऑफ जजेस ने जजमेंट सुनाया। अब सेम मैटर जब कोर्ट में आता है ना, तब बाकी की जो नेक्स्ट बेंच बैठता है, जो नेक्स्ट बेंच ऑफ जजेस बैठेंगे, ठीक है, वो ऑब्लाइज नहीं है कि इसी जजमेंट के हिसाब से वो जजमेंट दे, इसी जजमेंट के हिसाब से जजमेंट दे। गॉट इट? अच्छा, ये फ्रीडम आता है विथ द पावर ऑफ कि आप कौन से लेवल पे बैठे हो। जैसे कि
हाई कोर्ट का जो जज है, ठीक है, उसने अगर कोई जजमेंट सुनाया तो हाई कोर्ट के नीचे जितने भी जजेस हैं, ठीक है, जितने भी कोर्ट्स है, सेशन कोर्ट, ये कोर्ट, वो कोर्ट, जितने भी कोर्ट्स है, वो सारे कोर्ट्स में हाई कोर्ट का जज जिसने जो जजमेंट सुनाया, ऐसा कोई सिमिलर केस अगर आया तो आपको हाई कोर्ट का जज का जो जजमेंट है उसी को रेफरेंस लेके आपको जो है देना है जजमेंट। अंडरस्टूड? आप अलग से जजमेंट नहीं दे सकते, आप हाई कोर्ट के अगेंस्ट जजमेंट नहीं दे सकते। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है ना? ये होता है डीम, ये तो होना ही है, आपको फॉलो करना ही है, ठीक है। लेकिन जो हाई कोर्ट के देखो अलग अलग बेंचेस होते हैं जजेस के, अंडरस्टूड। और हाई कोर्ट देखो कि अलग अलग हाई कोर्ट्स होते हैं, जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट, फिर कलकत्ता हाई कोर्ट। तो इनका तो पावर एक है ना, मतलब देखा जाए तो स्टेट वाइज पावर एक है, दिल्ली हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट है, फिर आपका कोई भी स्टेट पकड़ लो जिनका हाई कोर्ट है। अच्छा, दिल्ली एंड कलकत्ता का एग्जाम्पल लेते हैं। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो भी जजमेंट सुनाया एक फॉर अ पर्टिकुलर केस, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर केस, ऐसा सिमिलर केस अगर कलकत्ता हाई कोर्ट में आया तो ये कलकत्ता हाई कोर्ट वाले जजेस जो है ना, वो ऑब्लाइज नहीं है कि वो सेम डिसीजन सुनाया जाए, ठीक है ना, वो अलग डिसीजन सुनाया जा सकता है क्योंकि इनके पास तो पावर एक ही है, किसी कोई भी किसी के अंडर में नहीं है। लेकिन इसी तरफ अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट सुनाया तो जितने भी हाई कोर्ट से आप पकड़ लो, कलकत्ता हाई कोर्ट हो जाए, फिर आपका दिल्ली हाई कोर्ट हो जाए, फिर आपका मुंबई की हाई कोर्ट हो जाए, ठीक है, जो कुछ भी जितने भी हाई कोर्ट्स है, जितने भी स्टेट्स है, जितने भी हाई कोर्ट्स है, वहाँ पे आपका ये लागू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट सुनाएगा उसके अगेंस्ट तुम जजमेंट नहीं सुना सकते। अंडरस्टूड? उसको फॉलो करके लेना, तुम ऑब्लाइज्ड हो कि तुमको फॉलो करना है। और लेकिन जो सिमिलर जजेस है, जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट वाला जज जो है, कलकत्ता हाई कोर्ट वाला जज, दोनों जो है वो ऑब्लाइज नहीं कि एक दूसरे का जजमेंट को सुने। अंडरस्टूड ना? एक दूसरे के जजमेंट को देखकर वो जजमेंट डिसीजन सुनाए। तो ये वो वाला प्रेसिडेंट है, परसुएसिव प्रेसिडेंट। जजेस आर नॉट ऑब्लाइज टू फॉलो, जैसे कि वन बेंच फॉर अदर बेंचेस, ये एग्जांपल मैंने दिखाया था कि वन बेंच ऑफ हाई कोर्ट और दूसरे बेंच ऑफ हाई कोर्ट पे जो है वो लागू नहीं होता। और सेम टू सेम सुप्रीम कोर्ट का भी है। देखो सुप्रीम कोर्ट में जो है ना बेंचेस बैठते हैं जजेस के, एक जज तो सुनाता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ये एक बेंच हो गया, ठीक है, अब ये दूसरा बेंच हो गया, अलग अलग जजेस बैठते हैं। अंडरस्टूड? तो ये जो फर्स्ट बेंच है ना, इसने जो भी जजमेंट सुनाया फॉर अ पर्टिकुलर केस, पकड़ लो, फॉर अ पर्टिकुलर केस जजमेंट सुनाया, वो जो दूसरा बेंच है ना फॉर कंस्टिट्यूटिंग विथ डिफरेंट जजेस, वो ऑब्लाइज नहीं है कि वो सेम केस जब आए केस जजेस के पास तो वो ये वाला डिसीजन, फर्स्ट बेंच ने जो डिसीजन सुनाया उसी को फॉलो करके उसको जजमेंट देना है, ऐसा ऑब्लाइज नहीं, क्योंकि दोनों का पावर एक है, कोई भी किसी के अंडर में नहीं है। ये भी एक बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, वो भी एक बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन इसके नीचे जो कोर्ट्स होते हैं जैसे कि हाई कोर्ट या फिर कोई भी अलग कोर्ट, सेशन कोर्ट वगैरह, तो वहाँ पे यू आर ऑब्लाइज्ड कि तुमको फॉलो करना ही है, क्योंकि हम तुम्हारे बाप है, तुम हमारे पुत्र हो और तुमको फॉलो करना होगा। अंडरस्टूड? ये समझ में आ चुका है, जजेस आर नॉट ऑब्लाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट ऑथोरिटेटिव। एब्सोल्यूट ऑथोरिटेटिव का मतलब होता है कि एब्सोल्यूटली तुम्हारे ऊपर बाइंडिंग होना किसी भी पर्टिकुलर जज के जजमेंट का। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो हाई कोर्ट में एब्सोल्यूटली जो है लागू होगा, सेशन कोर्ट्स में एब्सोल्यूटली लागू होगा। मतलब हायर कोर्ट ने जो भी जजमेंट सुनाया वो नीचे वाले कोर्ट्स में एब्सोल्यूटली लागू होने वाला है, तुम अलग से जाके जजमेंट नहीं सुनाया जा सकता। गॉट इट? तो देखो यहाँ पे जजमेंट passed by any other court which is absolutely binding on any other bench या फिर court. Got it? Absolutely binding on other benches या फिर other courts. Got it? तो ये होता है absolutely binding. Absolutely binding समझ में आ रहा है कि जो कि आपका 100% फॉलो करना ही है। तो ये यहाँ पे ये वाला जो केस है एब्सोल्यूट ऑथोरिटेटिव, ये दिमाग लगाओ कि एब्सोल्यूटली आपको किसका बात सुनना होता है, आपके घर में आपके बड़ों का बात। तो यहाँ पर भी कोर्ट्स जो है अपने बड़े जो कोर्ट्स है उनके ऊपर जो कोर्ट्स है उनके बात सुनेगा। सेशन कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट का बात सुनेगा, ठीक है, हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का बात सुनेगा। अंडरस्टूड? एब्सोल्यूटेटिव बताओ ना, एब्सोल्यूट ऑथोरिटेटिव। गॉट इट? नेक्स्ट है कंडीशनल ऑथोरिटी। ये कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, सीन्स होते हैं जहां पे आपको
जो है आपके जो हायर कोर्ट है, जिन जो जजमेंट सुनाया गया है वो आपको फॉलो नहीं करने होते हैं। गॉट इट? ये कुछ चुनिंदे केसेस है। जजमेंट पास बाय हायर कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट एक्सेप्ट इन सम ऑप्शनल केसेस। कुछ ऑप्शनल केसेस आएंगे जहां पे वो बाइंडिंग नहीं रहेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो प्रेसिडेंट पूरा समझ में आ चुका है, बहुत इजी है। डिक्लेरेटरी, ओरिजिनल, परसुएसिव, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल, ये आप एग्जामिनेशन में बना के लिख दोगे और ये एग्जाम्पल वगैरह जो मैंने केस लॉ वगैरह लिखाया है वो भी तुम डाल दोगे तो तुम्हारा हो गया, तुमको बहुत अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। गॉट इट? नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइस। ये अपने को समझना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइस का मतलब क्या होता है। ये एक लैटिन टर्म है, सबसे पहले ये समझ लो कि ये एक लैटिन टर्म है और इसका मीनिंग होता है स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड। स्टैंड बाय द थिंग्स दैट आर ऑलरेडी डिसाइडेड। स्टैंड बाय द थिंग्स दैट आर ऑलरेडी डिसाइडेड। स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड। ठीक है, मतलब जो डिसीजन तुमने ऑलरेडी ले रखा है उसको उसी प्रकार से रखो, उसको छेड़ो मत। क्योंकि देखो तुम छेड़ने जाओगे ना तो क्या हो जाएगा कि देखो केसेस, इतने ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, तुम अगर जो ऑलरेडी डिसीजन सुनाया गया है केसेस के ऊपर, वो वाले केसेस भी अगर तुमने नया नया डिसीजन सुनाने लग जाओ तो दिक्कत हो जाएगा। अंडरस्टूड? पहली बात, तुम रेफर कर सकते हो, तुम रेफर करके जजमेंट सुनाओ, ठीक है, छेड़ो मत। और कोई केस में जो ऑलरेडी जजमेंट सुनाया गया है, जो ऑलरेडी इसकी मतलब इससे रिलेटेड रूल्स बनाया गया है, तो उन रूल्स को फॉलो करो जब तुम जजमेंट दोगे। ये जजेस के ऊपर है ये चीज़। ऑलराइट? जिसके रिगार्डिंग ऑलरेडी रूल्स बन चुके हैं उसका जो है आप फॉलो करो। समझ में आ रहा है? उसको छेड़ो मत। तो स्टैंड बाय द थिंग्स विच आर ऑलरेडी डिसाइडेड, इसको और अच्छे से करें तो एडहर टू द डिसीजन, उस डिसीजन को पकड़ के रखो। एंड डू नॉट अनसेटल द थिंग्स विच आर ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हो चुके हैं उसको अनसेटल ना करो। अंडरस्टूड? ये है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइस। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेशियो डेसिडेंटी। एग्जामिनेशन में बहुत फेमस है। रेशियो डेसिडेंटी क्या है? ये प्रोफेसर एक गुड हार्ट है, एक प्रोफेसर है जिनका नाम है एक प्रोफेसर गुड हार्ट। वो कहते हैं कि रेशियो डेसिडेंटी क्या है? रेशियो डेसिडेंटी जो है दैट इट इज नथिंग मोर देन अ डिसीजन बेस्ड ऑन द मटेरियल फैक्ट ऑफ द केस। ठीक है, इट इज नथिंग मोर देन द डिसीजन बेस्ड ऑन द मटेरियल फैक्ट ऑफ द केस। मतलब किसी भी केस का जो मटेरियल फैक्ट है उससे रिलेटेड जब तुम डिसीजन सुनाते हो, उससे बेस्ड करके जब तुम डिसीजन सुनाते हो, किसी भी केस का मटेरियल फैक्ट निकाल के उसके बेसिस पे जब तुम डिसीजन सुनाते हो तो उसको कहा जाता है रेशियो डेसिडेंटी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑबिटर डिक्टा। ऑबिटर डिक्टा मतलब सेड बाय द वे। सेड बाय द वे, जिसका मतलब ये होता है कि जो लॉ में वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं ना, वो जिस प्रकार से मैंने बोला है उसी प्रकार से तुम यूज करो। इसको वाइडर फैशन में मत लेकर जाओ। वाइडर फैशन मतलब वाइडर इसका जो है मीनिंग निकालो मत। गॉट इट? इसको अलग अलग मीनिंग मत दो। जिस सेंस में मैंने बोला है उसी सेंस में तुमको इसको रखना है। क्योंकि देखो लॉ जो है ना, ऑन टाइम टू टाइम क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है लॉ, तो उसका जो मीनिंग वगैरह है उसको तोड़ मरोड़ के अलग से इंटरप्रिएट करके उसका चेंज कर दिया जाता है। गॉट इट? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर तुमको सब कुछ सही में चाहिए तो ऑबिटर डिक्टा फॉलो करो। ऑबिटर डिक्टा मतलब सेड बाय द वे। मैंने जिस हिसाब से बोला है उसी हिसाब से तुमको लेकर जाना है, उसको अलग फैशन में इंटरप्रेट नहीं करना है, उसको अलग वे में नहीं लेकर जाना है। तो सेड बाय द वे मतलब विच मीन्स वर्ड ऑफ लॉ शुड नॉट बी रेड इन अ वाइडर फैशन। गॉट इट? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन। स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, जो स्क्रिप्टम, जो कि है रिटन लॉ, जो कि है क्या बताओ? रिटन लॉ। इससे रिलेटेड एक छोटा सा नोट मैं लिखवाऊंगा, अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद। अभी सबसे पहले ये कर लेते हैं। सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ इंडियन लॉ, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। ये है सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ इंडियन लॉ। इसका भी मैं लिखाऊंगा कि गुड कंसाइंस क्या है, जस्टिस, इक्विटी। इन दोनों के ये दो टॉपिक जो है हम करवाएंगे, लिखवाएंगे, टेंशन मत लो। अभी सबसे पहले देखेंगे शॉर्ट नोट्स। गॉट इट? शॉर्ट नोट्स जो है सबसे पहले देंगे ऑस्टिन कमान थ्योरी ऑफ लॉ। अच्छा, ये चीज़ मैं तुमको समझाता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर जो है ना दिक्कत हो जाता है कि वो लोग याद नहीं कर पाते कि ऑस्टिन कौन था, रॉस्को पाउंड कौन था, सलमॉन्ड कौन था, हैंस केल्सन कौन थे, जेनरी बेंथम कौन थे। तो ये जो है उनको याद नहीं हो पाता। तो इसके लिए मैंने जो भी पैराग्राफ है उसको मैंने लाइन वाइज, मतलब एक एक लाइन में उसको लिखा है मैंने, सो दैट आप लोग याद रख पाओ इस चीज़ को। पढ़ने का टेक्निक है इसका अलग से। तुम पैराग्राफ के हिसाब से पढ़ोगे तो तुम याद नहीं रख पाओगे। सिंपल याद रखना है कि ऑस्टिन कमान थ्योरी ऑफ लॉ। ऑस्टिन
ऑस्टिन जो है वो एक इंग्लिश लीगल थ्योरिस्ट था, ये याद रखो कि ऑस्टिन वाज अ इंग्लिश लीगल थ्योरिस्ट। ठीक है, ये याद हो गया। नेक्स्ट याद करो कि वो था एक फर्स्ट ऑक्यूपेंट ऑफ द चेयर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में एक चेयर था जिसका नाम था चेयर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये प्रैक्टिकली हाँ ऐसा चेयर है जिसका नाम है चेयर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसमें विराजमान हुए सबसे पहले यही बंदा। ठीक है, फर्स्ट ऑक्यूपेंट ऑफ द चेयर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। गॉट इट। नेक्स्ट जो है वो है कमांड थ्योरी ऑफ लॉ। उन्होंने क्या दिया बताओ, कमांड थ्योरी ऑफ लॉ। तो ये क्या हो गया, ये जो 3 पॉइंट है ये एक फीचर है ना, ऑस्टिन कमांड थ्योरी ऑफ लॉ का 3 फीचर मैंने लिख दिया। अंडरस्टूड। तो ये अब याद रख पाओगे। इतना अगर याद रख पाए तुम तो इसको थोड़ा तुम एग्जैजरेट करके नहीं लिख पाओगे एग्जामिनेशन में, थोड़ा बढ़ा कर चौड़ा के। हाँ जी हाँ, लिख पाओगे। कॉमर्स वाले स्टूडेंट तो डेफिनेटली लिख पाओगे। कमांड थ्योरी ऑफ लॉ इन्होंने दिया था, कौन ने, ऑस्टिन ने, ऑस्टिन कमांड। अच्छा, कमांड थ्योरी ऑफ लॉ में क्या बताया, उसने बताया कि ये जो कमांड थ्योरी ऑफ लॉ है इसमें एक कमांड रहता है, ठीक है, जो कि दिया जाता है बाय सॉवरियन अथॉरिटी, जो कि दिया जाता है बाय सॉवरियन अथॉरिटी, और जो बैक्ड होता है बाय सैंक्शंस, जो बैक्ड होता है बाय सैंक्शंस। ठीक है, एक कमांड है, लॉ क्या है बताओ, वो बताते हैं, ऑस्टिन बताता है लॉ जो है ना वो एक कमांड है जो दिया जाता है बाय सॉवरियन अथॉरिटी, जैसे कि गवर्नमेंट। ठीक है, जिसके पीछे सैंक्शंस लगाया जाता है सो दैट वो फॉलो हो पाए। सैंक्शंस मतलब पनिशमेंट वगैरह, जो अगर फॉलो नहीं हुआ तो पनिशमेंट लगवाओ। ये समझ में आ रहा है। तो लॉ क्या है, ऑस्टिन ने क्या बताया, ऑस्टिन ने बताया कि भैया लॉ जो है वो एक कमांड है जो दिया जाता है बाय सॉवरेन अथॉरिटी, जो बैक किया जाता है बाय सैंक्शंस। बस सिर्फ इतना ही तुमको याद रखना है, खत्म। नेक्स्ट है रॉस्कोपाउंड थ्योरी ऑफ लॉ। रॉस्कोपाउंड एक अमेरिकन लीगल स्कॉलर थे, वो लीडिंग जूरिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी थे, जज थे बेटा, लीडिंग जूरिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी। नेक्स्ट है प्रोपोनेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस थे, वो एक प्रोपोनेंट थे जो ज़्यादा से ज़्यादा सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में बात करते थे। उन लोगों ने थ्योरी दी, उन्होंने थ्योरी दिया, थ्योरी सोशियो इंजीनियरिंग। सोशियो इंजीनियरिंग उन्होंने क्या कहा पता है, सोशियो इंजीनियरिंग के से वो लोग क्या करेंगे, सेटिस्फैक्शन ऑफ मैक्सिमम वांट करेंगे विथ मिनिमम फ्रिक्शन एंड वेस्ट। लॉ क्या है बताओ ना। उन्होंने बताया कि थ्योरी ऑफ सोशियो इंजीनियरिंग, सोशियो इंजीनियरिंग उन्होंने थ्योरी बताया, जिस थ्योरी में उन्होंने बताया कि ये थ्योरी एक सेटिस्फैक्शन ऑफ मैक्सिमम वांट्स विथ मिनिमम फ्रिक्शन एंड वेस्ट को अचीव करने के लिए बनाया गया। तो वो इस थ्योरी के ऊपर बेस्ड करके चलते थे। अंडरस्टूड। थ्योरी में क्या लिखा गया, ये थ्योरी क्या था, किस बारे में था, सोशियो इंजीनियरिंग किस बारे में था, सोशियो इंजीनियरिंग इस बारे में था कि वो सोसाइटी में सेटिस्फैक्शन ला पाए विथ मैक्सिमम वांट्स, जितने भी वांट्स है उसको सेटिस्फाई कर पाए। वांट्स मतलब ये चाहिदा, जो भी लोग चाहते हैं, विथ मिनिमम फ्रिक्शन, जिसके साथ मिनिमम फ्रिक्शन हो एंड मिनिमम वेस्ट हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सलमॉन्ड। सलमॉन्ड ने क्या कहा, वो एक लॉ प्रोफेसर थे इन न्यूजीलैंड, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यूजीलैंड थे। पर्पस किया था वो, पर्पस ऑफ लॉ उन्होंने बताया था, लॉ जो है वाज डिलीवरेंस ऑफ जस्टिस। लॉ क्या है, वो एक डिलीवरेंस ऑफ जस्टिस है, एक डिलीवरेंस ऑफ जस्टिस है। नेक्स्ट उन्होंने डिफरेंशिएट किया बिटवीन अ लॉ एंड दी लॉ, उन्होंने डिफरेंशिएट किया बिटवीन अ लॉ एंड दी लॉ, एंड बताया कि द फॉर्मर, जो फॉर्मर है अ लॉ है, ठीक है, रेफर्स टू द कॉन्क्रीट, वो एक कॉन्क्रीट लॉ है, और उसके बाद जो लॉ आता है लेटर, जो द लॉ है, एंड लेटर रेफर्स टू द एब्स्ट्रैक्ट, जो कॉन्क्रीट से होके आता है, जो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट्स निकलते हैं वो है दी लॉ, और अ लॉ जो है वो है कॉन्क्रीट लॉ। ठीक है, ये जो अ लॉ है ये है कॉन्क्रीट लॉ, और जो ये द लॉ है ये है एब्स्ट्रैक्ट, गॉट इट, व्हिच केम फ्रॉम कॉन्क्रीट। तो ये था सलमॉन्ड जिन्होंने, तो आपको यही पॉइंट सबको रट्टा लगाना है, यही पॉइंट सबको याद रखना है। लॉ प्रोफेसर था न्यूजीलैंड में, जज था सुप्रीम कोर्ट का न्यूजीलैंड में। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये सिंपल हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हैंस कैल्सन। हैंस कैल्सन कौन था, एक ऑस्ट्रियन फिलोसोफर था, ऑस्ट्रेलियन नहीं, ऑस्ट्रियन, दोनों अलग कंट्रीज हैं। ऑस्ट्रियन फिलोसोफर एंड ज्यूरिस्ट, known for his pure theory of law, known for his pure theory of law, described law as normative science। उन्होंने बताया कि लॉ जो है ये एक नॉर्मेटिव साइंस है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड एंड डिफरेंट है फ्रॉम नेचुरल साइंस, विच आर बेस्ड ऑन कॉज एंड अफेक्ट सच एज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सिंपल चीज़ है, नेचुरल साइंस जो है वो क्या है बताओ ना, वो तो
सिंपली बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट है, नेचुरल साइंस, जैसे कि ग्रेविटेशन, ये नेचुरल साइंस है। लेकिन ये जो हमारे लॉ है वो एक प्रकार का नॉर्मेटिव साइंस है। ये एक्सप्लेन किया हैंस केल्सन ने। तो ये वर्ड्स, ये लाइंस आपको सिर्फ याद रखने हैं सो दैट आप एग्जामिनेशन में लिख पाओ। गॉट इट? चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जेनरी बेंथम। जेनरी बेंथम ने क्या कहा? वॉज अ पायोनियर, देखो ना, वॉज अ पायोनियर ऑफ एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, इन ब्रिटेन। ये ब्रिटेन का बंदा था। आपको यही ऐसे याद रखना कि कौन सा, किस बंदे का कौन सा नेशनैलिटी था। तो जेनरी बेंथम, बी से आता है तो बी से ब्रिटेन। गॉट इट? A law may be declarative of violation conceived or adopted by a sovereign in a state, तो वो अडॉप्ट हो सकता है in a state law. Law may be considered in 8 different respect. लॉ का सोर्स क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सटेंट क्या है, एस्पेक्ट क्या है, फोर्स क्या है, रेमेडियल अपेंडेज क्या है एंड एक्सप्रेशन क्या है। ये जो है डिफरेंशिएट किया था जेनरी बेंथम ने कि लॉ जो है एक स्टेट में अडॉप्ट हो सकता है और अपने को कंसिडर करना है कि लॉ जो है उसका अलग अलग एस्पेक्ट्स होता है, ठीक है, जैसे कि सोर्स, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंट, एस्पेक्ट, ठीक है, फोर्स, रेमेडियल अपेंडेज एंड एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो किसी भी लॉ का, देखो कोई भी लॉ तुम बनाना चाहते हो तो उससे रिलेटेड तुमको अलग अलग टॉपिक्स जो है वो समझना है, तब जाके तुम लॉ बना पाओगे। देखो सबसे पहले तुमको समझना है सब्जेक्ट क्या है, किसी भी मैटर का सब्जेक्ट क्या, तुमको लॉ बनाना है, किसी भी मैटर का तुमको सब्जेक्ट समझना होता है, ऑब्जेक्ट समझना होता है, कहाँ तक वो लागू होगा, एक्सटेंट समझ में होता है, उसके एस्पेक्ट्स क्या है, फोर्स क्या है, रेमेडी क्या रहेगा, और एक्सप्रेशन क्या है, व्हाट डू यू वांट टू एक्सप्रेस बाय ब्रिंगिंग आउट दिस लॉ, ठीक है, और इसका सोर्स क्या होना चाहिए। तो ये सारा चीज जब तुम डिटरमाइन कर लोगे तब अपने आप लॉ निकल जाएगा। तो ये क्या है, लॉ में बी कंसिडर्ड, लॉ कंसिडर होगा इन 8 डिफरेंट रेस्पेक्ट, अलग अलग 8 रेस्पेक्ट के बाद तुम इस लॉ को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाओगे, लेकर आ पाओगे। गॉट इट? तो ये जो है जेनरी बेंथम का था, यहीं पे तुम्हारा जेनरी बेंथम का खत्म हो जाता है, ठीक है। आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये सारे जो है ना, जेनरी बेंथम, हैंस केल्सन, सलमॉन्ड, रॉस्को पाउंड, ऑस्टिन थ्योरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़ के नहीं जाना, इसको डेफिनेटली करके ही जाना है आपको। गॉट इट? अच्छा, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग जाने वाले जो कि होगा लॉ ऑफ टॉट्स का चैप्टर, चैप्टर 6 लॉ ऑफ टॉट्स। जितने भी बच्चों को ब्रेक लेना है 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, उसके बाद आ जाओ फटाफट, मैं स्टार्ट कर रहा हूं अभी, ठीक है। लॉ रिलेटिंग टू टॉट्स। सबसे पहले समझेंगे कि टॉट्स का मतलब क्या होता है। टॉट्स का मतलब होता है रॉन्ग, गलत होना। और ये रॉन्ग जो है ये 2 प्रकार से डिवाइड हो सकता है, एक है क्रिमिनल रॉन्ग, दूसरा है सिविल रॉन्ग। क्रिमिनल रॉन्ग जो है वो बहुत सीरियस क्राइम्स होते हैं, और जो सिविल रॉन्ग है ये लेस सीरियस क्राइम होते हैं। अच्छा, अब सीरियस क्राइम जो है इसका मतलब क्या होता है कि सीरियस क्राइम का मतलब, इसका मतलब क्या है? सीरियस क्राइम का मतलब होता है इसका जो पनिशमेंट है वो बहुत हद तक डेंजरस पनिशमेंट होता है फॉर क्रिमिनल रॉन्ग, जहाँ पे तुम्हारा लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, बहुत अच्छा खासा फाइन तो चलो छोड़ो, वो तो लगेगा ही, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, तुम्हारा डेथ पेनल्टी हो सकता है। तो ऐसे सारे जो है क्रिमिनल रॉन्ग में आपका पनिशमेंट हो सकता है। सिविल रॉन्ग जो है ये नॉर्मली यहाँ पर जो है ये कंसिडरेशन देके तुम छूट सकते हो, कंसिडरेशन देके जो भी तुमसे गलती हुआ है उसके कारण तुमको एक कंसिडरेशन अमाउंट पे करना है, पे करने के बाद तुम छूट सकते हो। कंसिडरेशन कह सकते हो, फाइन कह सकते हो, वो पे करके पेनल्टी कह सकते हो, वो पे करके यू कैन एस्केप फ्रॉम इट। गॉट इट? जो कि है सिविल रॉन्ग। यहाँ पे कंसिडरेशन पे किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम नहीं होता। अब सीरियस क्राइम इन सेंस की सिविल रॉन्ग में जो है ना, इसलिए हम लोग इसको सिविल कंसिडर कर रहे हैं कि आपस में कुछ झगड़ा हो गया, आपस में कुछ मैटर हो गया। गॉट इट? अच्छा, देखो इसको अच्छे अच्छे से समझेंगे, धीरे धीरे जाकर समझेंगे तो और अच्छे से क्लियरिटी आएगा जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, टॉट जो है ना वो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रॉन्ग, और ये जो टॉट वर्ड आया है ये आया है फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसका नाम है टॉटम। ये आप बेसिक जीके है, इसको याद रखो। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है डेमनम सिने इंजुरिया। क्या बताओ? डेमनम सिने इंजुरिया, इंजुरी सिने डेमनम, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल वे में तुमको समझा देता हूं मैं। डेमनम सिने इंजुरिया का मतलब होता है डैमेज करना विदाउट इन्फ्रिंजिंग द लॉ, विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ।
ठीक है, डैमेज विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ, ठीक है, या फिर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ, या फिर वायोलेशन ऑफ लॉ। समझ में आ रहा है? वायोलेशन ऑफ लॉ ज़्यादा ईजी वर्ड है, ये भी एग्जामिनेशन में लिख सकते हो, फुल मार्क मिलने वाला है। डैमेज विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ। अगर तुम डैमेज कर रहे हो, सुनो अच्छे से, अगर तुम किसी को डैमेज कर रहे हो लेकिन तुम्हारे डैमेज के कारण कोई लॉ नहीं टूट रहा है, कोई लॉ जो है वो ब्रेक नहीं कर रहे हो तुम, तो इन सारे केसेस में कोई केस पॉसिबल ही नहीं है, कोई सूट पॉसिबल नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई केस कर ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसे ऐसे जब तुम्हारे साथ कोई डैमनम सिने इंजुरिया हो जाएगा, पकड़ लो, या फिर तुमने ही किया डैमनम सिने इंजुरिया, तो तुम्हारे अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। ठीक है, कोर्ट में कोई भी एक्शन नहीं लिया, जैसे तुम्हारे ऊपर केस ही नहीं होगा। एग्जाम्पल बताओ सर, फिर समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे तुमको समझाओ, डैमनम सिनी इंजुरिया, जैसे कि फेवरेट एग्जाम्पल मैं तुमको बताता हूँ। दो शॉपकीपर्स है यहाँ पे, ठीक है, दो शॉपकीपर्स है, ये एक शॉपकीपर है, ये एक शॉपकीपर है। ये आया था 2002 से और ये आया था कल आया था ये, गॉट इट। और ये बहुत पुराना शॉपकीपर है 2002 वाला, ये राम और ये श्याम। अब हुआ क्या कि ये जो पुराने शॉपकीपर है ना, इसके पास क्या था बताओ, इसके पास कस्टमर बहुत थे। ठीक है, इसके पास बहुत सारे कस्टमर थे, इनके पास बहुत सारे कस्टमर आते थे, गॉट इट। और जैसे जैसे ये कस्टमर आए उनके पास, जैसे कल से ये नया चालू हो गया ना ये दुकान बगल में, उसका कस्टमर कम हो गया, इसके पास चला गया कुछ कस्टमर्स जो है इसके पास चला गया, क्योंकि उनको भी ट्राई करना है कि नया क्या है, नया क्या आया है ना, उनको भी ट्राई करना है। तो एक चीज़ बताओ, ये जो शाम ने दुकान खोला इसके सामने, क्या इस कारणवश इसको डैमेज हुआ है, राम को, इनको डैमेज हुआ है? हाँ जी हुआ है सर, डैमेज तो हुआ है सर। किस प्रकार का डैमेज हुआ है? मॉनेटरी डैमेज हुआ है सर, कस्टमर जो है वो कम हो चुका है, सेल्स कम हो रहे हैं, पैसे कम कमा रहे हैं सर, तो डैमेज तो हुआ है सर, डैमेज हुआ है, मतलब डैमेज हुआ है। क्या लॉ टूटा है? सर बिजनेस करना तो लॉ मतलब बिजनेस करने से तो सर कोई लॉ नहीं टूटता है सर, ये एकदम रजिस्टर्ड वाला बंदा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर, लॉ तो टूटा नहीं है। तो डैमेज हुआ है विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ, ठीक है, विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ। तो क्या इस केस में राम जो है वो शाम के ऊपर केस कर सकता है कि तूने दुकान क्यों खोला मेरे दुकान के सामने? नहीं, केस पॉसिबल नहीं है। तो अगर डैमेज हो रहा है लेकिन लॉ नहीं टूट रहा है, विदाउट वायोलेटिंग द लॉ, तो इन केसेस को कहा जाता है डैमनम सिने इंजुरिया, गॉट इट, डैमेज विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ, जहां पे केस पॉसिबल नहीं है। इसका ही मतलब उल्टा जो है इंजुरिया सिने डैमनम, मतलब वायोलेशन हुआ है, इन्फ्रिंजमेंट हुआ है लॉ का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, लॉ का वायोलेशन हुआ है विदाउट डैमेज नहीं हुआ है लेकिन लॉ टूटा है। हालांकि तुम्हारे कोई भी एक्टिविटी से डैमेज नहीं हुआ किसी को, लेकिन अगर लॉ टूटा है तो तुम्हारे ऊपर केस बनेगा। यहां पर केस इज पॉसिबल, इस बात को याद रखना है। एग्जाम्पल दो ना सर, एग्जाम्पल के लिए तो बैठा हूं मैं यहाँ पे, देखो एग्जाम्पल देता हूं तुमको, सुनो। एक है यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था, ठीक है, जिसका नाम था चरण, ठीक है, चरण क्या था, स्कूल से आ रहा था, ऐसे स्कूल से आ रहा था, स्कूल छुट्टी हो गया, यहाँ पे स्कूल था, छुट्टी हो गया, ठीक है, वो ऐसे आ रहा था, ऐसे घूम के फिर आ रहा था सर, ऐसे आ रहा था। रास्ते पे उसको एक कुत्ता देखा, मतलब डॉगी, और दिखा, वो क्या किया, इस डॉगी के ऊपर पत्थर फेंक दिया, वो चलते चलते इस डॉगी के ऊपर पत्थर फेंक दिया। डॉगी हो गया नाराज, डॉगी दौड़ने लग गया और उसके पीछे दौड़ने लग गया, ठीक है, किसके पीछे, चरण के पीछे। तो चरण दौड़ते डॉगी दौड़ ही रहा है उसके पीछे, दौड़ते क्या किया, उसके घर के पास में एक प्राइवेट प्रॉपर्टी था, क्या बताओ, प्राइवेट प्रॉपर्टी, फेंसिंग वेंसिंग डाल के था, ऊपर में बोर्ड लिखा था, ट्रेसपासर्स आर नॉट अलाउड, विल बी फाइंड 1000 रुपीज, ठीक है। और ये चरण क्या करेगा, उपाय नहीं है। अब अगर उसने इस फेंस को तोड़ के, मतलब या फिर फेंस के ऊपर चढ़ के वो घर में आ गया, तो वो जो डॉगी है वो उसको काट नहीं पाएगा, तो उसको यही ऑप्शन सही लगा, उसने क्या किया, ट्रेसपास कर लिया इस घर में,
जैसे ट्रेस पास कर किया, वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको बोला कि बेटा तुमको तो जेल लेकर जाएंगे। बेटा ने बोला, चरण ने बोला सर ऐसा ऐसा बात है। तो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि चलो ठीक है, फाइन देकर निकल जाओ। तो चरण अपने पापा को लेकर आया, फाइन के बात सुन के उसको पापा को लेकर आया। पापा ने बोला कि फाइन नहीं देंगे हम लोग। तो क्या यहाँ पर फाइन अलाउड है, नहीं है, बताओ। क्या यहाँ पे कोई डैमेज हुआ है? बताओ ना, इस प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई डैमेज कुछ नहीं हुआ। ये वॉल था, वॉल के ऊपर लंबा चौड़ा एक वॉल था, दीवार था, जिसके ऊपर उन्होंने चरण ने चढ़ के प्रॉपर्टी में एंटर लिया। अब एंटर हुआ, कुछ नहीं हुआ, प्रॉपर्टी तो डैमेज हुआ ही नहीं। तो कोई डैमेज हुआ ही नहीं वैसे, लेकिन क्या लॉ टूटा है कि नहीं, ये बताओ। लॉ टूटा है कि नहीं? हाँ, लॉ टूटा, क्योंकि यहाँ पे लिखा था बड़े बड़े शब्दों में, बोर्ड में लिखा था यहाँ पे कि ट्रेस पासर्स आर नॉट अलाउड, विल बी फाइंड। तो डैमेज हो ना हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर लॉ टूटा है कि नहीं। अगर लॉ टूटा है तो उसका नाम है क्या, बताओ? इंजुरिया सिने डैमनम। क्या बताओ? इंजुरिया सिने डैमनम, वायोलेशन ऑफ लॉ विदाउट डैमेज। नेक्स्ट है मेंस रिया। मेंस रिया के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मेंस रिया जो है उसका मतलब होता है गिल्टी माइंड। मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड, जो कि सिविल रॉन्ग में फर्क नहीं पड़ता मेंस रिया का, क्रिमिनल रॉन्ग में बहुत फर्क पड़ता है। समझाता हूं मैं तुमको। देखो यहाँ पर क्या लिखा है मेंस रिया का। सबसे पहले हम लोग पूरा मैक्सिम पढ़ेंगे। मैक्सिम में लिखा है सर, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसेट्रिया। इसका मतलब सर समझा दो। इसका मतलब ये होता है कि द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट क्रिएट अ गिल्ट इन द एब्सेंस ऑफ अ गिल्टी माइंड। इसका मतलब ये होता है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसेट्रिया का मतलब ये होता है कि कोई भी तुम कार्य कर रहे हो, कोई भी एक्ट कर रहे हो, तो कोई भी तुम कार्य कर रहे हो, कोई भी एक्ट कर रहे हो, वो गिल्ट वाला एक्ट तब तक नहीं रहेगा जब तक कि ना तुम्हारे मन में गिल्टी माइंड हो। अगर तुम्हारा मन ही गिल्टी हो तब जाके वो होगा। लेकिन तुम्हारे मन में कोई गिल्टी जो सेंस है वो एब्सेंट है। तुम्हारे मन में तुम जब कार्य कर रहे थे तब तुम गिल्टी थे ही नहीं, तब तुम्हारे मन में कोई गिल्ट था ही नहीं, तब वो मेंस रिया जो है, मेंस रिया के हिसाब से वो क्राइम नहीं है। गॉट इट? तो तुमने किसी प्रकार का तुम एक्ट कर रहे हो, वो तब तक रॉन्ग एक्ट नहीं है जब तक कि ना तुम गिल्टी माइंड से वो एक्ट करो। एग्जाम्पल दो सर, एग्जाम्पल से समझेंगे ना सर। तो एग्जाम्पल तुम्हारा सिंपल है, जो प्रीवियस एग्जाम्पल है उसी को एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, ये जो चरण ने जो हरकत की, ये तो बेटा किसी भी एंगल से अगर तुम देखो तो ये गिल्टी माइंड वाला हरकत नहीं है। वो जो ट्रेस पास करेगा, ठीक है, क्या वो जानबूझ के ट्रेस पास कर रहा है, क्या हार्म करने के लिए ट्रेस पास कर रहा है, बताओ। उसके दिल में क्या कोई गिल्टी माइंड था कि नहीं मेरे को नुकसान करना है इस प्रॉपर्टी का, इसलिए मैं ट्रेस पास कर रहा हूँ? ऐसा कुछ नहीं। तो उसने किया मजबूरी पे, ठीक है। तो मजबूरी में अगर तुमने किया, तुम्हारे मन में कोई गिल्टीनेस नहीं था, ठीक है, तुम्हारे मन में कोई गलत इंटेंशन ही नहीं था, ठीक है, तो तुमको पनिशमेंट किस बात का मिलेगा? लेकिन सर यहाँ पे तो उसने फाइन पे किया। हाँ, क्योंकि ये जो मेंस रिया का टेक्निक है ना, ये जो मेंस रिया का कंसेप्ट है, ये सिविल रॉन्ग पे नहीं लगता, ये सिर्फ क्रिमिनल रॉन्ग पे लगता है। सिविल रॉन्ग पे नहीं लगता, क्रिमिनल रॉन्ग पे लगता है। तो अगर तुम सिविल रॉन्ग कर रहे हो, कोई भी बंदा तुम्हारा मेंस रिया चेक नहीं करेगा। लेकिन तुमने अगर क्रिमिनल रॉन्ग किया तो तुम्हारा मेंस रिया चेक करेगा। जैसे कि तुमने किसी का मर्डर कर दिया। अब तुमने किसी का मर्डर कर दिया, सीरियस क्राइम में सर, इतना ज़्यादा सीरियस क्राइम में इंटेंशन देखा जाता है क्या? हाँ, ठीक है, इंटेंशन देखा जाता है, क्योंकि मर्डर तो बेटा सेल्फ डिफेंस में भी हो सकता है। कोई आया जिसने तुमको मारने की कोशिश कर रहा है, तुमने सेल्फ डिफेंस में उसको मार दिया, तो तुमने मारा, क्राइम तो किया, लेकिन क्या वो क्राइम क्रिमिनल एक्टिविटी में आएगा का? क्या वो एक्ट जो है वो क्रिमिनल एक्ट है कि नहीं? नहीं, क्योंकि तुमने सेल्फ डिफेंस में किया जो भी किया। अंडरस्टूड? तो तुम्हारा मेंस रिया चेक किया जाता है कि तुमने जो उसको मारा, तुम्हारा इंटेंशन क्या था? तुम क्या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे या तुम खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे? तुमने अगर खुद को बचाने के लिए उसको मारा तो बेटा वो तो क्राइम है नहीं, वो है क्या बताओ? सेल्फ डिफेंस। तो ये क्रिमिनल रॉन्ग में हमेशा जो कोई भी जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है वहाँ पे मेंस रिया का हम लोग देखते हैं कि मेंस रिया हो रहा है कि नहीं। मेंस रिया अगर हो रहा है तो तुम गिल्टी पाए जाओगे। अगर सिविल रॉन्ग में कभी भी मेंस रिया नहीं देखा जाता है। अंडरस्टूड? जो सिविल रॉन्ग है, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल मैंने तुमको दिया। गॉट इट? तो इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, नेक्स्ट है टॉर्टियस लाइबिलिटी। अब ये जो टॉर्टियस लाइबिलिटीज है, ठीक है, टॉर्टियस लाइबिलिटी मतलब टॉर्ट किया, टॉर्ट हुआ, टॉर्ट मतलब क्या? गलत, रॉन्ग काम हुआ, जिसके कारण लाइबिलिटी अराइज हुआ,
ठीक है, अब 3 प्रकार के टॉर्टियस लाइबिलिटी है। पहला है स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, दूसरा है विक्रियस लाइबिलिटी, तीसरा है विक्रियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट, तीसरा है विक्रियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। तो सबसे पहले जो हम लोग करने वाले हैं वो है स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में भी 3 डिवीजन है। पहला है इनएविटेबल एक्सीडेंट, दूसरा है इनएविटेबल मिस्टेक, तीसरा है रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स। अब देखना इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मतलब समझते हैं। ठीक है, इनएविटेबल एक्सीडेंट मतलब कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, मतलब जानबूझ के हुआ नहीं लेकिन एक्सीडेंट हुआ। तो अगर एक्सीडेंट हुआ, क्या हम लोग यहाँ पर मेंसरिया देखेंगे, जानबूझ के हुआ नहीं हुआ ये सब देखेंगे? नहीं देखने वाले हम लोग। सिविल रॉन्ग में कभी भी मेंसरिया नहीं चेक करेंगे, तुमने जानबूझ के किया नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं देखने वाले। तुमने एक्सीडेंट किया तो तुम्हारे ऊपर जो है ये लाइबिलिटी हो जाएगा, टॉर्टियस लाइबिलिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दूसरा है इनएविटेबल मिस्टेक, तुमने गलती की, तुमने किसी प्रकार का गलती की, जैसे कि ट्रेस पासिंग ऑफ लैंड, तुमने ट्रेस पास कर दिया, गलती कर दिया। क्या तुम्हारा इंटेंशन देखेंगे हम लोग? नहीं सर, अभी तो एग्जांपल दिए सर। हाँ, तो तुम्हारा इंटेंशन नहीं देखने वाले। ठीक है, और ये जो इनएविटेबल एक्सीडेंट है ये एक फेमस केस है, राइलैंड वर्सेस फ्लेचर। ये हम लोग आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। राइलैंड वर्सेस फ्लेचर क्या अभी कर दे? चलो ठीक है। राइलैंड वर्सेस फ्लेचर में क्या हुआ था कि इस केस में क्या हुआ था कि एक पार्टी ने ऐसा वाटर रिजर्वर बनाया, एक उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर उसने रिजर्वर बनाया। ठीक है, उसके सामने ऐसा घर है, ठीक है, रिजर्वर बनाया, और रिजर्वर के सामने एक बंदा जो है माइनिंग करता था। क्या बताओ ना? माइनिंग करता था, कोल माइनिंग। क्या बताओ? कोल माइनिंग, कोल माइनिंग करता था। ये जो रिजर्वर बनाया ना, एक दिन क्या हुआ कि ये रिजर्वर, ये जो बनाया ये रिजर्वर टूट गया, और टूट के इसके अंदर से जितने भी पानी थे ना, वो पानी आके इस वाले घर पे चला गया। ठीक है, इस बारे मतलब जगह पे, प्रॉपर्टी में चला गया। और इस प्रॉपर्टी में तो कोल माइनिंग होता है बेटा। अगर कोल माइनिंग होता है, इतना ज़्यादा वाटर इसने स्टोर करके रखा था, पूरा फ्लड आ गया कोल माइनिंग में, और जितने भी कोल्स थे वो डैमेज हो गए। अगर कोल डैमेज हो गया, कोल्स देखो, कोयला जब भीग जाता है ना तब उसका कोई यूज़ नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। अब ये टूटा कैसे? टूटा ऐसे कि यहाँ इसके नीचे जो ना, इसके नीचे जो है यहाँ पे माइनिंग शाफ्ट्स थे। माइनिंग शाफ्ट्स मतलब बारूद थे। ठीक है, अब इसके नीचे बारूद कैसा था सर? क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये बहुत पहले का एरिया है, ये कोल माइनिंग होता था यहाँ पे, तो ज़मीन के नीचे शायद बारूद जो है वो था, किसी ने देखा नहीं है, और ये प्रॉपर्टी इसने खरीद लिया, इसके ऊपर उसने वाटर रिजर्वर बना दिया, और जैसे ही इसका वेट इस बारूद के ऊपर आया वो ब्लास्ट कर गया। जैसे ब्लास्ट किया ये सारा गिर गया। अब राइलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में बताया जाता है कि जब ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट कहता है कि देखो यहाँ पर जो है ना, मैं मेंसरिया नहीं देखने वाला, मैं नहीं देखने वाला तुमने जानबूझ के किया है कि नहीं। ठीक है, इस पार्टी को कह रहा है कोर्ट कि तुमने जानबूझ के ऐसा रिजर्व बनाया कि नहीं, मैं नहीं देखने वाला। तुम्हारे कारण ये डैमेज हुआ, तुमसे गलती हुई, तुमसे एक्सीडेंट हुआ, तुमने नेचुरल यूज़ नहीं किया लैंड का। ठीक है, नेचुरली बेटा इतना बड़ा रिजर्वर कौन बनाता है, और रिजर्वर बनाने से पहले भी तुमको परमिशन वगैरह लेना होता है, तुमने कुछ नहीं किया, तो तुम्हारा ये हुआ है तो तुमको भरना है। तो ये हो जाएगा, क्या बताओ, एब्सोल्यूट एक्सीडेंट, जो कि राइलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस है। इंडियन केस बताओ ना सर, इंडियन केस, ये क्या फॉरेन वाले केस बता रहे हो? इंडियन केस बताओ, इंडियन केस बताओ। यहाँ पे लिखा है मैंने, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको रीड कर लेना है। ठीक है, मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो। अच्छा, इंडियन केस देखेंगे। इंडियन केस में हुआ क्या सर? इंडियन केस में हुआ कि देखो, इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन MC मेहता वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे हार्मफुल ओरियम गैस लीक हुआ था फैक्ट्री से। फैक्ट्री का नाम था श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स। इससे लीक हुआ, जिसके कारण आसपास के जो वर्कर्स है उनको इंजरी पहुंचा। ठीक है, इंजरी पहुंचा, नेबरहुड को इंजरी पहुंचा, नेबरहुड को इंजरी पहुंचा, वर्कर्स को इंजरी पहुंचा। समझ में आ रहा है? तो जब ये केस गया इंडियन कोर्ट में, तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने राइलैंड वर्सेस फ्लेचर का एग्जाम्पल दिया, बोला कि राइलैंड वर्सेस फ्लेचर में भी ऐसा हुआ था, यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, सीधा सीधा सेम केस है, तुमको कंपनसेशन भरना, बहुत हैवी कंपनसेशन भरना। ठीक है, श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स को बोला गया है। गॉट इट? तो ये था केस, गॉट इट था, जहाँ पे एक फैक्ट्री था। ठीक है, फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे थे, यहाँ से एक
गैस लीक हो, एक चेम्बर लीक होता है और गैस निकल के वर्कर्स को हार्म कर देता है, बहुत डेंजरस गैस था, और जितने भी आसपास के नेबर्स थे उनको भी हार्म हो जाता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा हार्म हुआ तो फैक्ट्री क्या करेगा, कंपनी क्या करेगा, कंपनसेशन पे करेगा और कुछ नहीं। कंपेंसेशन, मैंने बताया था तुमको सिविल रॉन्ग टॉर्ट्स में जो है कंपेंसेशन पे करके तुम निकाल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, ये समझ में आ चुका राइलैंड वर्सेस फ्लेचर, ट्रेसपासर ऑफ लैंड। अच्छा, लास्ट है रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स, किसी और की गलती की वजह से। ठीक है, किसी और की गलती की वजह से तुमको पनिशमेंट मिलना। हाँ, तुम्हारा सर्वेंट ने अगर गलती किया, तुम्हारा सर्वेंट है ना, तो तुमको पनिशमेंट मिलने वाला है। जैसे कि तुम कार ड्राइव करके जा रहे थे, रास्ते पे सर्वेंट ने नहीं देखा, किसी को ठोक दिया। अब किसी को ठोक दिया, उसको हाथ में डैमेज आया, अब उसका कंपेंसेशन कौन पे करेगा, गाड़ी का मालिक या फिर सर्वेंट? हाँ जी, गाड़ी का मालिक ऑब्वियसली, तो वो हो जाता है एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले विक्रियस लाइबिलिटी। विक्रियस लाइबिलिटी में हम लोग लैटिन एक टर्म है, फ्रेज है, जिसको हम लोग कहते हैं क्वी फेसिट पर फेसिएट पर से, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। बताओ क्या, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज एक्टिंग हिमसेल्फ। कि तुम अगर किसी और से काम करवा रहे हो तो इसका मतलब ये होता है कि तुम खुद वो काम कर रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि तुम खुद वो काम कर रहे हो। गॉट इट? जैसे कि प्रिंसिपल एंड एजेंट का केस हो गया। फिर प्रिंसिपल एंड एजेंट मतलब कि प्रिंसिपल एक बंदा होता है प्रिंसिपल, और वो किसी एजेंट से काम करवा रहा होता है, तो एजेंट ने गलती की, इसका मतलब प्रिंसिपल ने गलती की, तो प्रिंसिपल को भी धर पकड़ेंगे। गॉट इट? फिर पार्टनर्स, किसी भी फर्म में अगर पार्टनर्स देखो ना, किसी भी एक पार्टनर ने गलती की तो दूसरे पार्टनर के ऊपर आ जाता है। फिर मास्टर एंड सर्वेंट तो है ही। फिर है एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो एम्प्लॉयर ने भी अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ गड़बड़ कर दिया तो एम्प्लॉयर के ऊपर भी आ जाता है। ठीक है, लास्ट जो होता है ना वो है विक्रियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। विक्रियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट, सॉवरेन फंक्शन एंड नॉन सॉवरेन फंक्शन, ये तुमको समझना है। विक्रियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट का मतलब क्या होता है? विक्रियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट मतलब कब, वो कौन सा मोमेंट है जब स्टेट लाइबल रहेगा। ठीक है, जब गवर्नमेंट लाइबल रहेगा उसके एक्ट के कारण। अगर सॉवरेन फंक्शन के कारण वो एक्ट हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, एक्ट हो रहा है सॉवरेन फंक्शन के कारण, तो गवर्नमेंट किसी प्रकार का कंपेंसेशन पे भी नहीं करेगा किसी को अगर डैमेज हो गया तो, सॉवरेन फंक्शन के कारण। अच्छा, मॉरली तो गवर्नमेंट पे कर देता है लेकिन वो ऑब्लाइज नहीं है वैसे। नॉन सॉवरेन फंक्शन के कारण कोई भी एक्ट हो रहा है, नॉन सॉवरेन फंक्शन के कारण कोई भी एक्ट काम हो रहा है, तो गवर्नमेंट को जो है कंपेंसेशन पेमेंट करना ही होगा। ठीक है, नॉन सॉवरेन का कारण, नॉन सॉवरेन एक्ट के कारण किसी को डैमेज हुआ है तो गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। सॉवरेन फंक्शन के कारण कोई एक्ट हुआ है तो गवर्नमेंट ना पेमेंट करे तब भी चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गॉट इट? क्या ये समझ में आ रहा है? सॉवरेन फंक्शन, नॉन सॉवरेन फंक्शन, सिर्फ यही चीज़ तुमको याद रखना है। अगर सॉवरेन फंक्शन हुआ तो स्टेट के ऊपर लाइबल है। अच्छा, ये सॉवरेन फंक्शन का मतलब क्या होता है सर, वो समझा दो, फटाफट समझाओ। सॉवरेन फंक्शन का मतलब होता है गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई काम कर रहा है जिसके कारण किसी को हार्म हो जाता है तो गवर्नमेंट लाइबल नहीं है। फिर से बताओ, गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट के कारण, पब्लिक के बेटरमेंट के लिए कारण, पब्लिक के हित के लिए अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है, जो उसको करना चाहिए, मॉरली करना चाहिए, ठीक है, और उस काम के कारण किसी को हार्म हो रहा है, किसी को दिक्कत हो गया, तो गवर्नमेंट लाइबल नहीं है। अगर नॉन सॉवरेन फंक्शन है, ठीक है ना, गवर्नमेंट नॉन सॉवरेन फंक्शन है तो हाँ स्टेट लाइबल रहेगा। गॉट इट? नॉन सॉवरेन फंक्शन जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर ने कुछ गलती कर दी और जिसके कारण मेरे को नुकसान हुआ, तो मैं क्या गवर्नमेंट को के ऊपर केस कर सकता हूँ? हाँ डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि इस डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। और अगर वो सॉवरेन फंक्शन के कारण वो करे तो उसका कोई गलती नहीं है, गवर्नमेंट का कोई गलती नहीं है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है काम। चलो, ये विक्रियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है, देखो नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले वो है टॉर्ट्स और रॉन्ग टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो एग्जामिनेशन में बहुत देखा गया है, तो इस बार भी आ सकता है, देख लो। टॉर्ट्स और रॉन्ग टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम, तो ये द टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स है, ये एक अलग अलग प्रकार के टॉर्ट्स है, ये आप समझ सकते हो। गलत काम है ये, अलग अलग प्रकार के जो प्राइवेटली इंसान को हार्म होता है। जैसे कि बैटरी मतलब, बैटरी का मतलब बता दो सर। बैटरी का मतलब होता है किसी को टच करना, ठीक है, किसी को टच करना, टच करके उसको हार्म पहुंचाना। अब थोड़ा सा पुश भी हो सकता है, अगर किसी को टच करके थोड़ा सा पुश करे तो बैटरी हो जाएगा। सर इसका नोट्स कहाँ पर है? ये जो इसका जो नोट्स है ना, वो मैं नोट्स अलग से तुमको दूंगा, इस रिवीजन नोट्स के साथ ही मैं दूंगा नोट्स। गॉट इट? पूरा एकदम प्रिंटेड नोट्स, बहुत ब्यूटीफुल नोट्स, वो नोट्स तुमको पढ़ना है।
और ये तो तुमको रिवीजन के लिए तुमको ये एक बार देख के जाना है। गॉट इट? बैटरी। अब देखो एग्जामिनेशन में क्या होता है ना, जब तुम एग्जामिनेशन में बैठोगे, एग्जामिनेशन के एक दिन पहले रिवीजन करोगे, तो वो नोट्स नहीं पढ़ोगे, तुम इसको ये पढ़ने वाले हो तुम, क्योंकि तुमको एक बार बैटरी का मीनिंग तुमको समझ में आ जाए, फिर तुम एग्जामिनेशन में बना के लिख सकते हो। तो JIJ वैसा टाइप का चैप्टर है, वैसा चैप्टर टाइप का सब्जेक्ट है। बैटरी समझ में आ चुके। असल्ट, असल्ट मतलब मार डालने का धमकी। क्या बताओ? मार डालने का धमकी, लिख लो साइड में। असल्ट मतलब मार डालने का धमकी। बॉडीली हार्म मतलब किसी को सीरियसली चोट पहुंचाना, किसी को सीरियसली बॉडी में चोट पहुंचाना। फॉल्स इंप्रेशन मतलब गलत तुमको किसी भी पॉजिटिव रीज़न, किसी भी प्रॉपर रीज़न के बिना तुमको इम्प्रिजनमेंट कर देना, ठीक है, तुमको जेल में भरना। मैलिसियस प्रोसिक्यूशन, तुम्हारे अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन चल रहा है जो कि गलत है, ठीक है, तुम्हारे अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन चल रहा है विदाउट एनी प्रॉपर रीज़न, विदाउट एनी प्रॉपर रीज़न, ठीक है। नेक्स्ट नर्वस शॉक। नर्वस शॉक मतलब ऐसा कोई कुछ इंसिडेंट हुआ जिसके कारण तुमको शॉक लग गया, ठीक है। नर्वस शॉक कोई इंसान पहुंचा सकता है तुमको, हाँ, कोई इंसान पकड़ लो, तुम ये हो, तुम्हारे फ्रेंड ये है, तुम्हारे फ्रेंड आकर तुम्हारे कान में कहता है कि तुम्हारा डॉगी मर गया, और तुमको शॉक लग गया उस बात को सुन के, तो ये एक प्रकार का टॉर्ट है, ये एक प्रकार का क्राइम है। कंपेंसेशन पे करेगा तुम्हारा फ्रेंड, क्योंकि तुमको शॉक लगाया, शॉक से तुम कोमा में चले गए, पकड़ लो। समझ में आ रहा है ना? तो ये एक नर्वस शॉक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को फीड करके किसी को शॉक दे देना। समझ में आ रहा है ना? डिफेमेशन मतलब सर, डिफेमेशन मतलब बताओ ना, डिफेमेशन मतलब? हाँ जी, किसी को डिफेम करना, किसी को डिफेम करना, अंडरस्टूड? डिफेम करना, बदनाम करना, ये है डिफेमेशन। तो ये भी टॉट में आता है, ये भी टॉट में आता है। इनका सारा डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है उन्होंने लिख रखा है, वो मैं दोनों नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तुमको टेंशन नहीं लेना एकदम, ठीक है। लेकिन तुमको ये याद रख के जाना। नेक्स्ट जो आएगा वो है रेमेडीज इन टॉर्ट्स। रेमेडीज इन टॉर्ट्स जो है याद रखो इन चीज़ों को। सबसे पहले देखेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज, देखेंगे जो जुडिशरी के बाहर है, जो जज कहते हैं कि तुम ये कर लो बेटा, तो ये रेमेडी तुम्हारे हाथ में है, तुम कर सकते हो ये रेमेडी। सबसे पहला है सेल्फ डिफेंस। कोई भी तुमको दिक्कत दे रहा है, तुम सेल्फ डिफेंस करो उसके साथ, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास। कोई ट्रेसपास करने की कोशिश कर रहा है, तुम लॉ के भरोसे मत बैठो, तुम उसको ट्रेसपास करने ही मत दो, तुम उसको पुश करके उस तरफ फेंक दो, बोलोगे नहीं नहीं तुम नहीं आ सकते यहाँ पे। री एंट्री ऑन लैंड, तुम्हारा ही जमीन था, किसी और ने कैप्चर कर लिया, तो तुम फिर से कैप्चर करो तुम्हारे लैंड को, ये लॉ परमिशन देता है अगर तुम्हारा ही लैंड है तो। लेकिन खबरदार एक चीज़ का ध्यान रखना, मार पिटाई नहीं होना चाहिए। तो मार पिटाई के बिना तुम अगर तुम्हारे लैंड को लेकर आ सकते हो तो तुम लेकर आओ, ठीक है, ये परमिशन देता है लॉ। री एंट्री ऑन लैंड। रिकैप्शन ऑफ गुड मतलब तुम्हारा कैटल वगैरह जो है, ठीक है ना, किसी और ने पकड़ के रख दिया, तुम्हारा गाय जो है वो किसी और के घर में गया था ग्रेजिंग करने, ठीक है, मतलब घास खाने, तो पकड़ के रख दिया उन लोगों ने, बोले नहीं देंगे, घास खा लिया मेरा सब, तो तुम बात करके उसको लेकर आओ जितना तुमसे हो पाए। तुम जो है कैप्शन कर लो अपने गुड्स का। नेक्स्ट है अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस मतलब क्या बताओ? देखो मैं तुमको समझाता हूँ। अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस का मतलब होता है न्यूसेंस, कोई भी किसी भी कारणवश कोई भी न्यूसेंस पहुंचा रहा है पब्लिक को, ठीक है। जैसे ये बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर में म्यूजिक बज रहा है, कहाँ पे बताओ ना, रात को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक, बेटा वो स्लीपिंग टाइम होता है, वो तो हम लोग बेटा दुर्गा पूजा में भी नहीं बजाते क्योंकि वो स्लीपिंग आ रहता है। तो ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है, उसको स्टॉप करने का तुम्हारे पास हक है, ठीक है, तुम्हारे पास हक है, तुम जो है जाओ, जाके वो स्टॉप करने की कोशिश करो, प्रोवाइडेड दैट मार पिटाई ना हो, ठीक है। ये है एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब जुडिशरी के बाहर का रेमेडी। और जो है जुडिशियल रेमेडी का मतलब होता है, जुडिशियल रेमेडी मतलब तुम्हारे साथ कुछ डैमेज हुआ है तो तुमको डैमेजेस पे किया जाएगा, कि तुम्हारा जो भी डैमेज हुआ है उसको रिफंड करो। इंजंक्शन पास किया जाता है, मतलब ये एक प्रकार का ऑर्डर होता है जो पास किया जाता है तुमको डैमेज ना पहुंचने के लिए। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि तुम्हारा कोई राइटफुल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, वो किसी और ने हथिया लिया है, अब जजेस के थ्रू मतलब जजमेंट के थ्रू, कोर्ट के थ्रू तुमको वो वापस दिलवाना, ठीक है। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, गॉट इट, तुम्हारा प्रॉपर्टी तुमको वापस दिलवाना। तो ये 2 चैप्टर हो चुका है, ये 2 चैप्टर ही हम लोग रखने वाले अभी के लिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो कल आएगा सुबह 9 बजे सेम टाइम पे आप लोग को आना है। ये जो नोट्स वगैरह है ना, ये सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड, ये नोट्स मैं अवेलेबल करवा दूंगा। इसके साथ जो प्रैक्टिकली आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ना है वो भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा। ये तो रिवीजन नोट्स था, जो आप रिवीजन नोट्स जो है आराम से यहाँ पे पढ़ के समझ सकते हो कि क्या है नहीं है। इन दोनों चैप्टर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो ज़रूर आपको क्या करना है बताओ,